अंतरिक्ष मेरु प्रणाली में शक्ति का आरोहण। एक शुभ दिन रात्रि के 9 या 10 के आसपास मैं गुरुजी के कमरे के बगल के में बिस्तर पर बैठा हुआ था और ध्यान साधना में लीन था। ध्यान अवस्था लगभग 2 घंटे तक चली होगी। अचानक मुझे अपनी रीढ़ में एक विचित्र प्रकार की गति का आभास हुआ। यह गति एक मेंढक की छलांग के समान था। मुझे बाद में अपने गुरु से ज्ञात हुआ कि ये शक्ति थी जिसने मेरी रीढ़ में और पूरी पीठ पर रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर ऊपर बढ़ना शुरू किया था। कभी ये रुक जाती थी, कभी बढ़ती थी, कभी अकस्मात बुद्धि होती और मेरी रीढ़ के एक उच्च स्तर के लिए आगे बढ़ जाती। अंत में ये गति मेरी रीढ़ पर हृदय के क्षेत्र के पास आकर थम गई। मैं बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहता हूँ कि इस घटना का अनुभव निश्चित रूप से सुखद नहीं था। सच पूछिए तो इस घटना को मानसिक रूप से घटित होते देख मैं एक संत्रास की अवस्था में प्रवेश कर गया। हालांकि पश्चिम में इस अनुभव को अद्वितीय और अद्भुत कहा जा सकता है। मैं प्रथम बार प्रत्यक्ष रूप से अपने शरीर के भीतर शक्ति की शारीरिक गतिशीलता और प्रभाव अनुभव कर रहा था। ये अनुभव आधुनिक विज्ञान द्वारा सभी तर्क संगत व्याख्या को निरर्थक सिद्ध करने वाला था। पाठक अब भली भांति से मेरे मन पर इसके प्रभाव का अनुभव लगा सकते हैं। मैंने योग ग्रंथों में जो सब पढ़ा था उसकी इस अनुभव के माध्यम से किसी भी संदेह से परे पुष्टि हो गई थी। परिणाम स्वरूप योग ग्रंथों में मेरा विश्वास सुदृढ़ हो गया था। योग प्रणाली में बस मेरा विश्वास संदेह के किसी भी तत्व से परे और प्रबल हो गया था। बाद में गुरुजी ने मुझे समझाया कि मैंने अनुभव किया कि वह शरीर की तंत्रिकाओं या शक्ति के सूक्ष्म प्रणाली या नाड़ियां जैसा कि इन्हें संस्कृत में कहा जाता है कि शुद्धि की शुरुआत थी। अगले दिन किसी कारणवश गुरुजी से मेरी भेंट नहीं हो सकी। मैं कुर्सी पर बैठा था और हमेशा की तरह ध्यान में नहीं था। शीघ्र ही मैं अपनी रीढ़ में ऊपर की ओर चलता हुआ कुछ अनुभव कर रहा था। मैं मानसिक रूप से एक मेंढक छलांग जैसी गति की अपेक्षा कर रहा था, जैसा मैंने पिछली रात अनुभव किया था। लेकिन शक्ति की उस गति में जैसे एक नया मोड़ आ गया था। जब वह ऊपर की ओर बढ़ी, वह कुछ भूमि पर सांप की चाल के समान टेढ़ी मेढ़ी कूदती जा रही थी। मैंने बहुत साहित्य पढ़ा था जिसमें कुंडली शक्ति को सांप से जोड़ा गया था, लेकिन ये अनुभव कुछ भिन्न था। ये निश्चित रूप से भयावह था। मैं क्रिया की अभिव्यक्ति पर उल्लसित था। हालांकि मैं वास्तव में इस घटना में आनंद अनुभव नहीं कर रहा था। एक बार फिर ये बढ़ती शक्ति मेरी रीढ़ पर हृदय क्षेत्र में के पास आकर थम गई। सत्र के अंत में मुझे आभास हुआ कि ये 3.5 घंटे तक चला था। उसी दिन दोपहर के भोजन के पश्चात मुझे फिर से ध्यान पर बैठने की इच्छा हुई। इस बार सत्र का एक समान अनुभव के साथ 3 घंटे तक चला। मैं पूरे दिन एक विस्मित सी अवस्था में रहा। मैं उसी दिन फिर रात के भोजन के पश्चात ध्यान करने के लिए बैठ गया। इस बार सत्र लगभग 2.5 घंटे तक चला, तो मैंने एक दिन में लगभग 9.5 घंटे ध्यान में बिताए। एक ऐसी उपलब्धि जिसे मैं आज तक दोहरा नहीं पाया। अगले दिन जब मैं गुरुजी से मिला, स्वामी जी ने बताया कि यद्यपि 9.5 घंटे ध्यान योगियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरी स्थिति के व्यक्ति के लिए वास्तव में आश्चर्य की बात थी। स्वामी जी ने आगे बताया कि एक ही दिन में ध्यान का ये लंबा सत्र एक क्रिया थी। यहाँ मैं पाठक को सूचित करना चाहता हूँ कि अवश्य नहीं है कि क्रिया एक सत्र में ही प्रकट होती है। संभव है कि जैसे मैंने अनुभव किया था वह पूरे दिन तक चलती रही। स्वामी जी ने यह भी बताया कि इस प्रकार की क्रिया सामान्यतः साधक द्वारा अतीत में गंभीर ध्यान साधना के परिणाम स्वरूप होती है। स्मरण रहे कि अतीत में अच्छे कर्मों के प्रभाव भी बुरे कर्मों के समान ही मन से मिटाने आवश्यक है। जहाँ तक योग का संबंध है, यह एक सांसारिक कर्म चाहे अच्छा या बुरा के लिए कोई रुचि नहीं रखता। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, कभी मन में संचित सभी सिद्धांतों, रूढ़ियां, दर्शन और कुछ भी सब कुछ का नष्ट होना आवश्यक है।
जिससे कि परम ज्ञान का अनंत प्रकाश चमके। मुझे इसे सविस्तार समझाने दीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पिछले जीवन में बहुत ध्यान या योग अभ्यास किया है। इस साधना के इंद्रिय प्रभाव भी अवचेतन मन में दर्ज होंगे। यहाँ तक कि इस प्रभाव को भी सदैव के लिए नष्ट होना आवश्यक है, अन्यथा पिछले जीवन में मन के लिखित स्मृति भी एक आवरण के रूप में कार्य करेगी और पूर्ण ज्ञान के प्रकाश की चमक में अवरोध बनेगी। इसी प्रकार से यदि व्यक्ति ने अपने पिछले जीवन में धार्मिक प्रथाओं, समाज सेवा, धर्मार्थ, संगठन आदि को दान के रूप में बहुत उत्तम कार्य किए होंगे, हालांकि ये सभी कार्य सांसारिक दृष्टिकोण से भले ही अच्छे हों, फिर भी अनजाने में ही मन में गर्व इत्यादि की स्मृति आवश्यक छोड़ी हो। पूर्व ज्ञान की चमक के लिए यहाँ तक कि इन स्मृतियों का विमन से मिट जाना चाहिए। अगले दिन ध्यान करते हुए मुझे एक और अनुभव हुआ। पाठकों को सटीक तिथियां स्मरण न रखने और जानबूझकर मंत्र और स्थानों का उल्लेख नहीं करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जिस समय से ये घटनाएं मैं अनुभव कर रहा था, मेरी किसी दिन पुस्तक लिखने की कोई योजना नहीं थी, इसीलिए मैंने कभी कोई डायरी नहीं बनाई थी जिससे मैं ये अनुभवों को लिखा। जब से इन अनुभवों को लिखने का समय आ गया था, मैंने अपनी स्मृतियों को स्मरण करने का पूरा प्रयत्न किया है। इसके परिणाम स्वरूप घटनाओं और अनुभवों के क्रम में कुछ छोटी त्रुटियां हो सकती हैं। इस अवसर पर जब मैं ध्यान में नहीं था, शक्ति देव के समान ऊपर की ओर आरोहण करने लगी। इस बार का अनुभव पूर्णतः भिन्न था। वह कुछ मेरी पीठ पर ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करते बहुसंख्यक चींटियों के समान था। मेरी अपनी पीठ खुजलाने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि अनुभूति बहुत चुभनशील थी। एक बार फिर शक्ति का आरोहण रीढ़ पर मेरे हृदय स्थल के समीप थम गया। बाद में अगले दिन मैंने अपने गुरु को ये अनुभव सुनाया। स्वामी जी ने कहा, शीघ्र ही ये शक्ति और ऊपर आरोहण करेगी और मेरे सिर के प्रत्येक और हर मांसपेशी, मेरे कान, आंख, नाक, मुंह, गाल और बाल सहित में प्रकट होगी। स्वामी जी ने ये भी कहा कि ये मेरे सिर के शीश से बाहर ब्राह्मण दुनिया में ली जाएगी। इस अनुभव के बाद मैंने अपने शेष जीवन की नियति जीवन के लिए अपने गुरु से विदा ले लिया। यहाँ मैं सभी पाठकों को सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे मस्तिष्क मेरु प्रणाली में कुंडलिनी शक्ति का आरोहण योग ग्रंथों में जिस प्रकार से वर्णित है, उससे संपूर्णतः संगत था। शक्ति की एक विशेष प्रकार की गति को छोड़कर शक्ति आरोहण की एक उड़ान भरते पक्षी के समान ही एक गति होती है। हालांकि मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की गति का भी मेरी रीढ़ पर आरोहण हुआ था, लेकिन मैं इस अनुभव को स्पष्ट रूप से स्मरण करने में असमर्थ हूँ। इसीलिए मैं इस विशेष प्रकार की गति पर कोई स्पष्ट दावा नहीं कर रहा। जैसा कि मैं बाद में विस्तार स्वरूप बताऊंगा, मेरे मस्तिष्क मेरु प्रणाली में कुंडलिनी शक्ति आरोहण की प्रक्रिया बहुत जटिल निकली। इस तथ्य को देखते हुए कि मैंने अनुभवों को लिखने के लिए कोई डायरी नहीं बनाई थी, सभी अनुभवों का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। मैं नियमित रूप से ध्यान पर बैठता था और रीढ़ में शक्ति का आरोहण नियंत्रण होता रहा। ध्यान में एक सत्र के दौरान शक्ति का आरोहण मेरी रीढ़ पर नाभि क्षेत्र तक हुआ, जिसे योग प्रणालियों में मणिपुर चक्र कहा जाता है। शक्ति का आरोहण इस क्षेत्र में रुक गया और एक अत्यंत विचित्र ढंग से बहुत तेजी से मेरी रीढ़ की हड्डी के चारों ओर घूमना आरंभ कर दिया। गति की इस प्रक्रिया की किसी भी साधारण गति से तुलना नहीं की जा सकती। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मैंने शक्ति की अत्यंत जटिल और तीव्र गति को अपनी रीढ़ में अनुभव किया, लेकिन ये गति उसी क्षेत्र तक सीमित थी और पीठ पर अन्य क्षेत्रों में नहीं फैली। इसी प्रकार से ध्यान के कई सत्रों में
मैंने शक्ति आरोहण के अन्य विचित्र प्रकार की गति को अनुभव किया। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे शक्ति का आरोहण एक बहुत पतले मार्ग पर बढ़ रहा था, लगभग जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी के मध्य केंद्र से छेदते हुए जा रहा हूँ। ध्यान के लंबे सत्र के पश्चात मुझे पूर्णतः शांत और सहज भाव का आभास होता है, लेकिन मैं एक और प्रकार की क्रिया का वर्णन करना चाहूंगा जिसे मैं अपने सिर से अनुभव करता था। मुझे वर्षों तक लगातार अपने सिर में एक प्रकार के दबाव का अनुभव होता था। इस दबाव के साथ मेरे सिर पर लगातार दिन और रात एक प्रकार का मादक प्रभाव रहता था। केवल बहुत थोड़े समय के लिए, अधिकतर सुबह जागने के बाद, मुझे सिर में हल्कापन का आभास होता था। अन्यथा मेरे सिर में निरंतर एक विचित्र सा प्रभाव रहता था, जैसे कोई रासायनिक प्रतिक्रिया मस्तिष्क के अंदर चल रही थी। इसके अतिरिक्त जब भी शक्ति का आरोहण मस्तिष्क क्षेत्र तक होता था, मुझे निरंतर उसकी गति का आभास अपने सिर की त्वचा और बाल में भी होता था। लेकिन मैंने कभी अपने मस्तिष्क क्षेत्र के अंदर इस हलचल से कोई दुष्ट प्रभाव नहीं होता, ना तो शारीरिक रूप से और या अपने सामान्य दिनचर्या।